विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगारंग त्योहार की रंग मनाइए अच्छे से और भाईचारे को, सद्भावना को और इस प्रेम मोहब्बत को बरकरार रखते हुए पढ़ना लिखना, कैरियर बनाना, रोजगार पर फोकस करना, इन सारी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए। और जो जीडीपी है, देश की जीडीपी के साथ साथ अपनी जीडीपी को भी बढ़ाने का प्रयत्न करना है। क्योंकि आर्थिक दूरदशा हमारे जीवन की जो लंबी यात्रा है उसको और भी बुरा और खराब करती है। इसलिए आर्थिक दशा को संपन्नता की तरफ कन्वर्ट करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने परिवार आसपास की चीज़ों को बेहतर करने में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर हमें बखूबी ध्यान देना है और बी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ते 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 और बढ़ते ही जाना है। हिंदी नाटक की विकास परंपरा पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमने प्रसाद युग तक हमने नाटकों पर बातचीत की और नाटक और रंगमंच की परंपरा को समझने का उपक्रम किया हमने। अब हम प्रसाद के बाद की रंगमंच की परंपरा की बात करेंगे, जो ठीक देश की आज़ादी के बाद का समय है, जब 1947 में हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से पावर ट्रांसफ़र होता है और आज़ाद होता है। उसके बाद किस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लोगों के पास आती है और एक लोकतांत्रिक प्रोसेस की शुरुआत होती है और कह सकते हैं कि एक समान कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू होती है संविधान लगने के बाद। और तब राजा महाराजा हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो, उसके बीच और एक आम आदमी के बीच जो भेद था उस सामंती व्यवस्था में, वो किस तरह से खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, जिसमें आज हम अपने आप को बहुत मुक्त महसूस कर रहे हैं, हम बराबर का महसूस कर रहे हैं, हम अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए सवाल उठा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बात कर सकते हैं जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि इस आज़ादी से हमें कुछ नहीं मिला। उन लोगों को इस पर सोचने की आवश्यकता है कि जो देश आज भी गुलाम है, जहां आज भी तानाशाही की व्यवस्था है, वहां के आम आदमी की दुर्दशा क्या है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस लोकतंत्र के प्रति हम कितना कर्जदार हो सकते हैं और इसका कितना अधिक एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे हमारी सामाजिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, तो उन सारी चीजों का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से इस लेखन में नजर आता है, उस नाटक परंपरा में नजर आता है और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में नजर आता है जो कि आजादी के बाद निर्मित होती है, जहां हम लोगों को बहुत कम पैसे में शिक्षाएं मिल रही थी, संसाधन मिल रहे थे। एक गरीब मुल्क में आज अगर हिंदुस्तान बहुत अमीर हो चुका है तो हर चीज का बिजनेस हो चुका है, व्यापार हो चुका है। तमाम प्राइवेट विश्वविद्यालय किस प्रकार से आपसे बेइंतहा पैसा वसूल कर रहे हैं और लगातार सरकारी संस्थान, सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल सब लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी समझने की आवश्यकता है और हम नाटक पर बात करेंगे और किस तरह से आज़ादी के बाद की जो नाटक परंपरा है उसमें जो प्रमुख नाटककार हैं, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारतीय, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम हम ले सकते हैं। उसमें देखिए विष्णु प्रभाकर ने जो नाटक लिखे हैं उसमें उनका नाटक है डॉक्टर, 1958, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश,
और ये सारे नाटक अपने समय में जो कुछ परिवर्तित हो रहा था, जो कुछ नया बन रहा था, उन सारी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, चाहे मूल्य टूट रहे हों, चाहे परिवेश टूट रहा हो, चाहे आजादी का जो अंतर्द्वंद था उस कॉन्ट्राडिक्शन हो। तो मैंने कहा ना कि लेखक किस तरह से अपने लेखन में उस आम आदमी, उस कमजोर वर्ग के पक्ष में किस तरह से खड़ा हो सकता है, खड़ा रहता है, यही उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जैसे कहते हैं ना कि पत्रकार सत्ता की दलाली नहीं कर सकता है। अगर वो दलाली कर रहा है तो फिर वो पत्रकार नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ सत्ता का गुलाम है। पत्रकारिता का मतलब ही होता है आप निष्पक्ष होकर के जनता की आवाज को बुलंद करें, उन विषयों पर अपनी रिपोर्टिंग करें, उन विषयों पर अपनी बात कहें जिन पर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं या सत्ता को पसंद नहीं है। सिस्टम से सवाल पूछना ही उसका काम है। अगर वो सिस्टम के साथ एक घुल मिल जाता है, समझौते कर लेता है, तो फिर उसका पत्रकारिता करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। वैसे ही लेखक, आर्टिस्ट, कलाकार का काम है सवाल पूछना। फिर जगदीश चंद्र माथुर है, इन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया। 1951 में उनका नाटक आता है कोणार्क, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। शारदिया 1950 में, पहला राजा 1969 में आता है, 69 में। दशानंद दशरथ नंदन 1974 में आता है। देखिए कोणार्क में क्या है, कथा भुवनेश्वर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा वस्तु प्रभुता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी के संघर्ष की गाथा है। एक राजा जो बहुत पावरफुल है और एक कलाकार है जो मंदिर का निर्माण करता है, बहुत ही सिंपल है। और दोनों के बीच किस प्रकार से टकराट होती है। शिल्पी अपनी कला उस आतंकी महामंत्री चालुक्य के हाथों सौंपना नहीं चाहता और अंततः संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना स्वयं अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। मतलब उस तानाशाह के साथ अपनी कला को समावेश मतलब देने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि इसको भले नष्ट कर दूंगा लेकिन मैं इस शासक को मैं इसको कभी नहीं सौंपूंगा। शारदिया उनका ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच का युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। आप जानते हैं मराठे महाराष्ट्र में थे, निजाम या हैदराबाद में था, और किस प्रकार से आपस में संघर्ष होता है, उस संघर्ष को नाटककार ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ अभिव्यक्त किया है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे नाटक के ऊपर और हमने बात की कि किस तरह से शारदिया उनका जो नाटक है वो निजाम और मराठों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उस दौर में उसको बताता है और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करता है। उसके बाद उनका जो पहला राजा नाटक है वह पौराणिक पृष्ठभूमि को समसामयिक परिप्रेक्ष्य में या जो समकालीन जो चीजें हैं उनको जोड़ करके और शासन तंत्र और राजनीतिक विषमता की जो असफलता है उनको डिफाइन करने का काम जगदीश चंद्र माथुर करते हैं। माथुर जी बड़े महत्वपूर्ण नाटककार हैं और रंगमंच को समृद्ध करने में, आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा है, उनका जो रोल रहा है, बहुत ही प्रभावशाली रहा है। फिर मोहन राकेश को आप जानते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार है मोहन राकेश भी। और आधुनिक जीवन के जो तमाम अंतर्द्वंद है, जो तमाम कॉन्ट्राडिक्शन है, उनको जिस गहराई के साथ, जिस सरलता के साथ और जिस आधुनिक भाषा और कथानक के साथ मोहन राकेश अपने नाटकों में अभिव्यक्त करते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में आता है उनका नाटक। लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और ठीक है, 3 नाटक उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन की कथा और कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी को आधार बनाकर लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक जीवन में प्रेम और विवाह का जो कॉन्सेप्ट है, जो अंतर्द्वंद है, उसको समझिए कि वो एक वास्तविक संदर्भ में जोड़ता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं विवाह और प्रेम, प्रेम और विवाह का जो एक कभी न खत्म होने वाला जो सवाल है उसको वो मल्लिका और कालिदास के प्रेम के माध्यम से
अभिव्यक्त करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। दूसरा है उनका लहरों के राजहंस, जो बौद्ध जो जीवन था उसको लेकर के उन्होंने लिखा है, बौद्ध जीवन शैली। तो नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। राग विराग, श्रेय प्रेय के अंतर्द्वंद की सफल अभिव्यक्ति है। और नाटक सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है और सौंदर्य के अहम से ग्रस्त नंद अपनी अनिंद्या सुंदरी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, किंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति भी आकृष्ट है। मतलब नंद जिसको चाहता है वह बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना चाहती है। तो मैंने कहा ना कि प्रेम और सौंदर्य की एक ऐसे शाश्वत सवाल है जिनका जैसे किसी के पास कोई जवाब अभी भी नहीं है, किंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट है। और अंततः नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लिए हुए घर आता है। और क्या होता है कि नंद बाद में अपने आप को बौद्धिस्ट बना लेता है। इस प्रकार से सुंदरी जिसको चाहती है वो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और एक साधु बन जाता है। और उस सौंदर्य गर्विता सुंदरी का अहम चूर्ण चूर्ण हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी सुंदरता पर इतना अधिक मोहित है कि ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके वो बौद्धिस्ट बन जाता है। तो लहरों के राजहंस नाटक उसी तरह का है। चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संशयशील मानव का प्रतीक है। और आधे अधूरे नाटक आप जानते ही हैं, इसमें आधा अधूरापन जो मनुष्य का, जो मनुष्य अपने आप को संपूर्ण नहीं बना पाता है। महेंद्र, नायिका सावित्री और ये सारे पात्र सब कोई अलग अलग चले जाते हैं, उन सारी चीजों को इसमें अभिव्यक्त करने का काम मोहन राकेश करते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण लाल जो बड़े नाटककार हैं, उनका है अंधा कुआं 1955, दर्पण 1963, मादा कैक्टस 1958, सूर्यमुख 1968, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग 1977 उनके प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। पूंजीवादी व्यवस्था और उसमें किस प्रकार से मनुष्य और मानवीय मूल्य किस प्रकार से तमाम तरह के संकटों से गुजर रहे हैं, उन सारे संकटों को जैसे नाटककार या लेखक अभिव्यक्त करता हुआ या कहता हुआ नजर आ रहा है। तो उन सारी चीजों को भी आप समझ सकते हैं। फिर धर्मवीर भारती एक बड़े नाटककार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। उनका अंधा युग 1954 में 54 में आया था, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। महाभारत की कहानी को लेकर के इन्होंने नाटक लिखा है और किस प्रकार से सब कोई अंधा है, गांधारी अंधी है और तमाम अंधे, और किस प्रकार से पूरा महाभारत कैसे होता है उसको आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में, आधुनिक संदर्भ में धर्मवीर भारती समझाने का या कहने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर सुरेंद्र वर्मा बड़े महत्वपूर्ण नाटककार हैं। सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग ये उनके प्रमुख नाटक हैं। शंकर शेष, बिन बाती के दीप, फंदी, बंधन, अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य। रमेश बख्शी हैं। देवयानी का कहना, तीसरा हाथी। हमीदुल्लाह हैं, नाटककार हैं। समय संदर्भ, उलझी आकृतियां, दरिंदे। मणि मधुकर बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं। रस गंधर्व, बुलबुल, सराय। फिर मुद्रा राक्षस है, तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, योर्स फेथफुली। अमृत राय है, शताब्दी और हम लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, बकरी अब गरीबी हटाओ। लक्ष्मीकांत वर्मा है, रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता। गिरिराज किशोर है, प्रजा ही रहने दो, नरमेध। गोविंद चातक है, अपने अपने खूंटे। जगन्नाथ नलिन है, निशांत। शिव प्रसाद सिंह है, घाटियां गूंजती है। मनु भंडारी है, बिना दीवार का घर उनका नाटक है। आप जानते ही मनु भंडारी कहानीकार है, उपन्यासकार है, लेकिन नाटक भी लिखा उन्होंने, बिना दीवार का घर। फिर ज्ञान देव है, नेफा की एक शाम और शुतुरमुर्ग। सुरेंद्र वर्मा है, द्रौपदी, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं उनका। भीष्म साहनी है, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इस प्रकार से ये तमाम आजादी के बाद के नाटककार हैं। और अभी जो समकालीन बहुत सारे नाटककार हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, उनकी तमाम नाट्य कृतियां बहुत फेमस है और जिन पर लगातार बातचीत होती रहती है और तमाम नाटक जगह जगह खेले जाते हैं।
गोविंद चातक है, अपने अपने खूंटे उनका नाटक है। देखिए आधे अधूरे पर अंधेर नगरी पर हमने भारतेंदु का नाटक है, वो तो 1881 में आया था वो। और हमने बताया ना कि अंधेर नगरी किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरी विद्रोह की जो आग जलती है और किस प्रकार से एक अव्यवस्था फैल रही थी, वो भारतीय जनता में एक चेतना पैदा करने का काम भारतेंदु अपने समय में कैसे करते हैं, उस संदर्भ को आप समझ सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त है, प्रसाद का है, ये 1931 में लिखा गया नाटक है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम प्रसाद करते हैं। जो काम भारतेंदु अपने समय में कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाने का काम प्रसाद अपने समय में कर रहे थे। क्योंकि प्रसाद तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आते हैं ना, और छायावाद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक और कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाले महत्वपूर्ण रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। और हमने कहा ना इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, और ये जो नाटक है चंद्रगुप्त, वो भी भारतीय जो गणराज्य है, जो भारतीय जो चेतना है, कहीं न कहीं उसी को अभिव्यक्त करता हुआ नजर आता है। और उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता को एकत्र करने में, एक साथ लाने में कैसे भारतीय चेतना अपनी भूमिका अदा कर सकती है। तो इसीलिए वो कहते हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, हे अरुण ये मिठास से भरा पड़ा मुल्क है हमारा। और इसकी मिठास को अगर हम समझ गए, अगर इसको हम समझ जाते हैं, तो बाकी चीजों को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। तो उस नाटक में उसी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, और तक्षशिला की राजकुमारी अलका के हृदय में राष्ट्रीय भावना का समावेश कैसे होता है। और रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है ये। चाहे प्रसाद के नाटकों पर रंगमंच के तमाम कलाकार इस प्रकार की बातें करते रहे,